बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। जिनसी ज्यादती के मुलज़म को सरेआम फांसी होनी चाहिए या उसे नामर्द बना देना चाहिए, तो वज़ीर आज़म के एक बयान ने बहस का नया दरवाज़ा खोल दिया। हाँ साहब ने जिनसी ज्यादती के मुलज़म के लिए जो सज़ा तजवीज़ की है उससे लगता यूँ है कि वो पाकिस्तानी कानून के तहत दी गई सज़ाओं या फिर शरई सज़ा को नाकाफ़ी समझते हैं और अब नया कानून लाना चाहते हैं। बहुत से हलकों में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या वज़ीर आज़म साहब ला इल्म है या फिर वो जानबूझकर ये कर रहे हैं। कहीं खां साहब अमीरुल मोमिनीन बनने की ख्वाहिश तो नहीं रखते और मरवजा कवानीन की जगह अपने कवानीन का निफाज तो नहीं चाहते, क्योंकि ये बात मानने वाली नहीं कि वज़ीर आज़म को ये इल्म ना हो कि पाकिस्तानी कवानीन में यानी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत जिनसी दरिंदगी या रेपस को रेप के मुलज़म को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत दी जाती है। इसमें जिस नुक्ते पर बहस होती रही है, जो आज भी सवालिया निशान है, वो नुक्ता यह कि क्या फांसी सरेआम होनी चाहिए या फिर फांसी जेल के अंदर होनी चाहिए। अब तक के कवानीन के मुताबिक फांसी जेल में होती है। पप्पू मर्डर केस में जब ज़ियाउल हक इस मुल्क के सरबराह थे तो मुलजमान को जेल रोड लाहौर पर सरेआम फांसी दी गई थी। एक बहुत बड़ा वाकया था। सरेआम फांसी का अवाम पर इतना ज़बरदस्त रिएक्शन हुआ कि अगले कई माह तक फिर लाहौर में या पाकिस्तान में कहीं भी इस किस्म के वाकयात देखने में नहीं आए। हाँ, लोग इस पर बड़े यानी मायूस और डिप्रेस नजर आए। तो सरेआम फांसी जो है वो अब भी अवामी मुतालबा होता है जब भी कोई इस किस्म का केस सामने आता है, तो इसके हवाले से सीधा सीधा कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। सेनेट में ये बिल पेश किया जा चुका है, जबकि कौमी असम्बली में भी ये बिल पहले से मौजूद है। अब तब्दीली सिर्फ ये है कि तब्दीली वाले रेपिस्ट को अब उर्दू में कहते हैं जन्हा बनाना चाहते हैं। तो क्या पहले जन्हों की कमी है जो उसमें इजाफा किया जाना लाजमी है। अब वज़ीर आज़म साहब ने जो कल एक इंटरव्यू दिया जिस पर ये सारी मैंने तमहीद बांधी है, तो उनके इंटरव्यू का वो हिस्सा देखते हैं जिसमें उन्होंने रेपिस्ट के हवाले से अपना व्यू पॉइंट दिया। इबरतनाक सजाएं देनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो इनको चौक पे लटकाना चाहिए। जब ये आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन है कि पब्लिक हैंगिंग्स हो, इसकी तो पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। देखें, रेप की और ये जो बच्चों से करते हैं, क्योंकि ये याद रखें वो बच्चों की जिंदगी तबाह, उनके माँ बाप। अच्छा, और दूसरी चीज आपको ये नहीं पता कि कितने केस अंडर रिपोर्टिंग है इसकी। लोग शर्म से बताते ही नहीं है, माँ बाप डर जाते हैं, ख्वातीन डर जाती है, और कौन बताना चाहता है। तो एक तो इनको पब्लिक हैंगिंग होनी चाहिए। बदकिस्मती से जब हमने डिस्कशन की तो कहा कि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें बताया उन्होंने कि यूरोपियन यूनियन ने हमें जीएसपी स्टेटस दिया हुआ है ट्रेड का, तो वो इफेक्ट हो जाएगा। मैं उसके बाद समझता हूँ इसकी कैस्ट्रेशन होनी चाहिए, केमिकल कैस्ट्रेशन। अब ये कई मुल्कों के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, तो उनको या सर्जरी करें कि वो आगे से कुछ कर ही ना सके। जो रिपीट ऑफेंडर है, जो देखे ना, जिस तरह मर्डर होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, उसी तरह इसको भी ग्रेड करें। और जो फर्स्ट डिग्री हो उसको तो कैस्ट्रेशन करें, यानी उनको कभी भी, यानी उनको आप ऑपरेशन करके उनको नकारा करके रख दें। उससे जब तक इबरतनाक नहीं होगा ना, अभी तक। अब ये जो आदमी जिसने किया रेप, ये आबिद अली जो है, ये गैंग रेप में मुलव्वस है 2013 में। लेकिन तो जब गैंग रेप कर चुका था तो हमारे मुल्क में क्या इसका रजिस्टर्ड नहीं था, इसके ऊपर कोई पनिश जो गैंग रेप भी करता है नहीं। लेकिन वहां पर भी एक प्रॉब्लम है कि गैंग रेप किया, डेकॉइटी की, माँ और बेटी को रेप किया, घर में घुस गया, उसके बाद बेल हो गई, मामला खत्म हो गया। तो आपका जो सिस्टम है पूरा, जो मैं ये कह रहा हूँ कि लेजिस्लेशन जो है इसके लिए फ्रेश कानून चाहिए। इस तरह के लोगों को इनको ऑपरेशन करना चाहिए, इनको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये कि देखें, माशरा फाइट करता है कई चीज़ों को, सिर्फ पुलिस नहीं फाइट कर सकती। तो इबरतनाक सजा वाला पहलू तो ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम कानून ला रहे हैं जिसमें रेप करने वालों को ऑपरेशन के जरिए नामर्द बनाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का ये बयान मोटरवे पर होने वाली ज्यादती के हालिया वाक़े के बाद सामने आया है। अब इसने माशरे में बहस के नए दरवाजे खोल दिए कि क्या वाकई ख़वातीन से ज्यादती के मुलजमान को या फिर जिनसी दरिंदगी के मुलजमान को या फिर किसी भी रेपिस्ट को, चाहे वो खातून हो या मर्द हो, इस किस्म की सजा दी जा सकती है, जिसका फिलहाल पाकिस्तान के आइन में ना कोई जिक्र है
न मजहबी या शरई लिहाज से ये सज़ा मौजूद है। तो जिनसी ज़्यादती के मुल्ज़मान की सज़ा बहुत से ममालिक में मौत है, पाकिस्तान में भी ये सज़ा है। जबकि मज़हब में देखा जाए तो उसकी सज़ा ये है कि अगर मुल्ज़म शादीशुदा है तो उसे संसार किया जाता है, और अगर गैर शादीशुदा है तो उसकी सज़ा सरेआम 100 कोड़े है। क्योंकि कोड़े का मतलब है मौत, क्योंकि 100 कोड़े खाने वाले का जिंदा रहना मुमकिन नहीं होता। 2-4 कोड़े पड़े तो खाल उधड़ जाती है, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो सवाल ये कि पाकिस्तान में जब सजाए मौत का कानून मौजूद है और पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा फांसियाँ भी दी जाती हैं, इसके बावजूद जराइम की शरह में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है, तो किसी को नामर्द करके माशरे में जिंदा छोड़ देना, इसके असरात और मुज़म्मनात क्या होंगे, मेरा ख्याल है इस बारे में किसी ने सोच विचार नहीं की। ये दुरुस्त है कि सानहा मोटरवे में खातून से जो ज्यादती हुई उसने सबके जज्बात में आग लगा दी है, और अक्सरियत मुजरमों को सरेआम फांसी देने के हक में है। और शायद बहुत से लोग तो ये भी चाहते होंगे कि ये फांसी वासी और लीगल प्रोसेस को छोड़ दें और उन्हें किसी मुकाबले में पार कर देना चाहिए, जिसे एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कहते हैं, क्योंकि ये कल को फिर से छूट के आ जाएंगे। खुद प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि वो रेपिस्ट था और छूट के आ गया। तो वज़ीर आज़म के जज्बात भी वैसे ही हैं जैसे दीगर पाकिस्तानियों के हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर जज्बाती हो जाए और जज्बात की रो में बह गए तो बेचारे अवाम का क्या होगा, इस मुल्क का क्या होगा। मैं ज़ाती तौर पर खास साहब के जज्बात का एहतराम करता हूँ और जिनसी दरिंदगी के मुल्ज़मान को सख्त सज़ा देने के हक में हूँ। जो भी रेपिस्ट है और जिस तरह का भी रेप कर रहा है, वो ख़वातीन से कर रहा है या किसी और से कर रहा है, तो उन सबको सज़ाएं सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि हमारे यहाँ तहक़ीक़ाती अमल की शफाफियत पर बहुत सवाल है। किसी इल्ज़ाम को बेगुनाह, यानी किसी पे इल्ज़ाम लग जाए, क्योंकि हमारे इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, तो इल्ज़ाम तो लग जाता है, बेगुनाह साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है। अब पुलिस सियासी दबाव का भी शिकार होती है। इंसाफ और कानून दोनों कंप्रोमाइज हैं। इन हालात में ऐसे कानून का इतलाक, यानी जहां प्रोसेस ही ट्रांसपेरेंट नहीं है, वह आप किसी को रेपिस्ट करार देकर उसे इंपॉर्टेंट कर देंगे, तो फिर माशरे के जो इसका रिएक्शन आएगा वो क्या होगा। मैं ये नहीं कहता कानून ना बनाए, मगर इसके लिए तहक़ीक़ाती प्रोसेस तो ठीक करें। यहाँ तो किसी को भी पुलिस मुल्ज़िम बना देती है और ये पुलिस के बाएं हाथ का खेल है। वो कहते हैं डंडा पीर बिगड़े तिगड़े दा, तो पुलिस के हाथ में तो हाथी भी जाता है तो वो कहता है मैं चूहा हूँ। और फिर जब ये कानून इस तरह के आते हैं तो इसका फिर गलत इस्तेमाल बहुत होता है। जो ताकतवर होते हैं वो कवानीन को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ भी ताकतवर मुखालिफिन को खुसरा बनाने पर जोर लगा देंगे, और उसके लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल करेंगे ये किसको नहीं मालूम। तो ज़रा ये सोचें कि इस किस्म का इल्ज़ाम तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पर भी लग चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी और रहमान मलिक जैसे सीनियर सियासतदानों पर सिंथिया रिची ने रेप का इल्ज़ाम लगा रखा है, और जिस खातून के बारे में हमें मालूम है कि वो जासूस भी है, गैर मुल्कियों की आलाकार भी है और ख़ुद भी गैर मुल्की है, तो नामर्द बनाकर छोड़ देना या नामर्द बनाकर उसे ताहयात जेल में रखना ये अलग अलग चीज़ें हैं। मोटरवे केस का मरकजी मुल्ज़िम आबद, जो इससे पहले 2013 में माँ बेटी के रेप केस में था, वो आसानी से बाहर आ जाता है। तो इसी से कानून की मजबूती का अंदाजा होता है। तो कानून मजबूत बनाए, सजाएं मजबूत बनाने से क्या होगा। सजा तो बिल्कुल अल्टीमेट रिजल्ट है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है, जो कानून है, जो इंसाफ है, वो तो नजर आए। एक ऐसा दरिंदा जिसे आप ना मर्द बना दें, वो आज़ाद हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी क्या रहेगी। वो फिर मुआशरे के लिए खतरनाक नहीं बन जाएगा। वो कत्लो गारत दहशत गर्दी क्या नहीं कर सकता। जब उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो वो फिर जो रिएक्शन देगा उसको कौन फेस करेगा। नामर्दी उसके अंदर जो रिवेंज पैदा करेगी वो मुआशरे में मजीद बिगाड़ पैदा करेगा। उस औरत और उस मुद्दई का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा जिसकी वजह से वो नामर्द होगा। तो मसला ये नहीं कि कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मसला तो ये कि उसके दीगर पहलुओं पर तो अच्छी तरह गौर कर ले। अब हमारे दोस्त एक साबिर शाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक दुनिया के 3 मुल्कों में ज्यादती के मुल्ज़िम को नामर्द करने की सज़ा मौजूद है। इंडोनेशिया, चेक जमहूरिया और यूक्रेन शामिल है। 2-4 और ममालिक भी इस प्रोसेस में शामिल है। लेकिन कहा यह जाता है कि जिन मुल्ज़मान को भी सज़ा दी गई है वो रिएक्शन ही देते हैं
कि अगर हमें ये सजा मिलती है इससे बेहतर है तो किसी को मार के मर जाए। तो ये सारी चीजें इस पे डॉक्टर दानिश ने भी कल अपना व्यू पॉइंट दिया, तो मैं चाहता हूं कि जरा वो भी आप देख लें। वो कहते हैं कि जी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, यानी जो बहुत ही हैबिचुअल हो, फर्स्ट हो या सेकंड हो। मेरा कहने का मतलब है पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान का आईन और कानून ये कहता है, और पाकिस्तान का पीनल कोड है 376 है, वो ये कहता है कि रेप का जो भी रेप आदमी करता है और वो साबित हो जाता है तो फिर उसकी सज़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए मौत है। और अगर पाकिस्तान में सज़ाए मौत है रेपिस्ट को, यानी रेप करने वाले को, तो रेप सज़ाए मौत देने के बाद जब वो मर जाएगा तो फिर उसके किसी भी उज़ू को आप काट दें, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी, कहाँ वो इम्पोर्टेंट उसकी बनेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्राइम मिनिस्टर ये भी तो देखें कि ये जिन मुल्कों की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान में रेप का कानून क्या है, इस्लामी शरीयत क्या कहती है। शरीयत तो ये कहती है, कुरान तो ये कहता है कि जो रेप करने वाला है उसको संसार कर दो अगर वो साबित हो जाता है, और आजकल तो डीएनए से साबित हो जाता है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें जी हम पाकिस्तान के कानून पे आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का कानून जो आइन कानून बना रहा है, पाकिस्तान पीनल कोड 376 सेक्शन है, उसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सज़ाए मौत है। और जब किसी शख्स को सज़ाए मौत दे दी जाएगी तो उस शख्स को फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री वज़ू काटने का क्या फ़ायदा होगा, कहाँ उसको होगा। सवाल ये पैदा होता है, ये उन मुल्कों के लिए है जहाँ पर मुख्तलिफ छोटी मोटी सज़ाएँ होती हैं। और आज की बड़ी और अहम खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी ख़ुसूसी बेंच ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की, जिसमें अदालत ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त के हवाले से दलाइल सुने और उनके 22 सितंबर के लिए नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए नवाज शरीफ को मफरूर करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। नए प्रोसिक्यूटर जहाज़ बरवाना अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा अदालत में कि एवरफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दे रखी है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अभी नैब की नवाज शरीफ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त इल्तवा में रख रहे हैं, पहले ख्वाजा साहब के दलाइल सुन लें फिर नैब की दरख्वास्त भी सुनेंगे। अभी तो हमने ये तय करना है कि क्या नवाज शरीफ की दरख्वास्त एंटरटेन भी की जा सकती है, यानी सुनी जा सकती है या नहीं। वकील ख्वाजा हारिस ने परवेज मुशर्रफ केस का हवाला देते हुए कहा कि असासों की छानबीन के केस में परवेज मुशर्रफ के वकील को पेश होने की इजाज़त दी गई, लिहाजा गैर मामूली हालात में मुलज़म की बजाय उसके वकील को पेश होने की इजाज़त दी जा सकती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि संगीन गद्दारी केस में ख़ुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मफरूर और इश्तिहारी करार दिया हुआ था। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ के वकील को सुना, मुलज़म के पेश ना होने को जवाज़ बनाकर उसका ट्रायल रोका नहीं जा सकता। अदालत मुलज़म के लिए सरकारी वकील मुकर्रर करके ट्रायल आगे बढ़ाएगी। नवाज शरीफ फिलहाल अदालत में पेश नहीं हो सकते। अदालत ने पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि अपीलों पर समाअत मुलतवी कर दी जाए या फिर नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उन पर समाअत कर ली जाए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जी मेरी अदालत से यही इस्तदा है। अदालत ने ख्वाजा हारिस से पूछा कि आप ये कहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ मफरूर करार दे भी दिए जाए तो अदालत मेरिट पर अपीलों पर फैसला करे। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि मैंने भी यही इस्तदा की है कि अगर वो मफरूर हो भी जाते हैं तो कोई मनफी कार्रवाई ना की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिया कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की जमानत गैर मौसर है, उन्होंने अदालत के सामने सरेंडर नहीं किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने कहा कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले नवाज शरीफ ने ना सर्जरी कराई ना ही वो किसी हॉस्पिटल में दाखिल हुए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि हमारा नवाज शरीफ की जमानत का फैसला था जो गैर मुअस्सर हो चुका है, जमानत खत्म हो चुकी है, ये इंतहाई संजीदा मामला है, पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवाल खड़े हो चुके हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों की कार्रवाई में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान इस बात जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यारी ने रिमार्क्स दिए
कि जमानत लेकर बाहर जाने वाले ने ना सर्जरी कराई ना हॉस्पिटल में दाखिल हुआ, बल्कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया वो भी एक कंसल्टेंट की राय है जो किसी हॉस्पिटल की तरफ से नहीं आई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अभी तक किसी अस्पताल ने नहीं कहा कि हम कोरोना की वजह से नवाज शरीफ को दाखिल करके इलाज नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जमानत का हुक्म खत्म हो चुका है, जिसके अपने असरार हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद कायद और साबिक वज़ीर नवाज शरीफ की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई, जिसमें डॉक्टर ने उन्हें बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया है। अदालत आलिया में जमा कराई गई ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट 4 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसमें माजी में जमा कराई गई रिपोर्टों का भी हवाला दिया गया है। ये रिपोर्ट अमजद परवेज एडवोकेट के तवज्जुह से जमा कराई गई। इस रिपोर्ट में कंसल्टेंट कार्डियो थोरेसिक सर्जन डॉक्टर डेविड लॉरेंस के दस्तखत है और उन्होंने वज़ीर नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज के लिए लंदन में ही क़याम का मशवरा दिया है। डॉक्टर ने यह भी मशवरा दिया है कि नवाज शरीफ मामूल की चहलकदमी जारी रखें, जबकि वो अपनी थेरापी भी जारी रखेंगे। जबकि ज़राए के हवाले से ये बताया गया है कि नवाज शरीफ को ऑपरेशन के लिए भी नई तारीख दी जा रही है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। सारे हैं मोटरवे के हवाले से एक और अहम मुलजिम पकड़ा गया, लेकिन मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के हाथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक इब्तदाई रिपोर्ट में बड़े जबरदस्त इंकशाफात किए गए हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि हुआ क्या। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार कादमी। और अब बात करते हैं मोटरवे केस के हवाले से। मोटरवे केस का मरकजी मुलजिम आबिद टीवी पर अपनी तस्वीर देखने के बाद फरार हुआ। इस बात का इंकशाफ वाक़े के हवाले से तैयार की जाने वाली इब्तदाई रिपोर्ट में किया गया है। मुलजिम आबिद का DNA मैच कर जाने की खबर और उसके रिकॉर्ड से हासिल की गई तस्वीर मीडिया पर पहले मंजरेआम पर आ गई, जिसने मुलजिम को होशियार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अपनी तस्वीर देखने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग निकला। वज़ीर को पेश की जाने वाली ये इब्तदाई रिपोर्ट, इसमें और भी बड़े अहम इंकशाफात किए गए। इस रिपोर्ट के मुताबिक वाक़े के हवाले से पंजाब हुकूमत और पुलिस की जानिब से इंतहाई लापरवाही बरती गई है और वाक़े की मालूमात लीक करने में पंजाब हुकूमत के वो लोग शामिल थे जो इस मामले में अपडेट ले रहे थे और इसे मीडिया पर जारी कर रहे थे। इस हवाले से ये भी बताया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को भी वाक़े के हवाले से गलत मालूमात फराहम की गई, जिसकी वजह से उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शर्मिंदगी उठा। और उम्मीद ये कि इन सवालों के जवाब जल्द दिए जाएंगे। और अब इस वाक़े के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं सीनियर कॉलमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, दानश्वर हैं, जनाब हसन निसार। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच हसन निसार। वो डेविल्स वर्कशॉप होता है, बेरोजगारी है, भूख है, नंग है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। तो ये हुक्मरान हमारे बहुत सती किस्म के लोग हैं। यूं कर दो तो वूं कर दो, ये यूं वूं से नहीं होगा। ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी तौहीन है। जिसके घर मां है, बहन है, बीवी है, बेटी है, वो लरस जाता है। तो इससे बियॉन्ड जाके को खुदा के लिए करो। अभी मुझे पता लगा कि और प्राइम मिनिस्टर ने उसको इजाजत दे दी है। ये सॉल्यूशंस हैं। इज दैट योर लेवल? कोई डेप्थ नहीं है अंदर। और सोचो तो सही, ये सब कुछ हो क्यों रहा है? मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि रब्बुल आलमीन ने सबसे सुपीरियर मखलूक जो बनाई, उसके अंदर गंदगी के 2 मराकज रखे। आउटलेट, कैथारसिस। अनएम्प्लॉयड यूथ आपकी गिनी जाती है। अभी रिसेंटली 2000 समथिंग लेक्चरर की एप्लीकेशन थी, वो 5-5.5 लाख एप्लीकेशन कह रहा हूं, वो असामियां थी, एप्लीकेशन थी 5.5 लाख। और तुम रह कहां रहे हो? सो प्लीज दैट इज माई वे। गिव मी अगर मैं कुछ ज्यादा। ये CCPOs और IGs के बस की बात नहीं है। ये किसी CM के बस की, PM की बस की बात नहीं है भाई। मुझे आप मेरी गर्दन दबाओगे और कहोगे आंखें मीना निकालूं मैं? जानवर बना दिया आपने। ना उनको तालीम दी, ना को तरबियत दी, ना उनकी ग्रूमिंग की। कब से मैं चीख रहा हूं कि गोली मारो यूनिवर्सिटीज को।
प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन, इंप्रेशनेबल एज होती है, इंसान इंसान बनता है। जो हमारे बुजुर्गों ने सिखाया मेरे खून से नहीं निकलता वो। कोई एजुकेट करो कि लोगों का, जानवर भूखे नंगे पता नहीं क्या है ये। कभी वैगनों वुगनों के बाद देखो, लोगों के चेहरे देखो, तो आपको इंसान लगते हैं? सब मैन एंड एनिमल्स, बेजान एक्सप्रेशनलेस आंखें, एक्सप्रेशनलेस चेहरे। जून जुलाई में कभी देखो आप, मुंह खुले होते हैं उनके, आसमान को देख रहे होते हैं। ये क्या इंसान बना रहे हो तुम? मैं कह रहा हूं इंसान साजी इन्हें इक्तिसादियात की पड़ी है, इनको पता ही नहीं। इक्तिसादियात के पीछे भी एक खास तरह की अखलाकियात होती है। बहरहाल, अच्छा, बड़ा अच्छा और आपने बड़ा बुनियादी नुक्ता हसन निसार साहब आपने उठाया है, जो मैं इसी को आगे थोड़ा सा लेके चलना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जहालत और बेरोजगारी जराइम को जन्म देती है। लेकिन अगर आप तरक्की याफ्ता मालिक को देखें, जहाँ तालीम याफ्ता लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो वहाँ भी लोग जराइम में इसी तरह मुलव्वस नजर आते हैं जिस तरह अनपढ़ लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। तो जुर्म का ताल्लुक सिर्फ तालीम से नहीं है। दहशतगर्दी की वारदातों में मुलव्वस नौजवानों की बड़ी तादाद पढ़ी लिखी है। हमने देखा जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत बड़ी लहर आई थी तो यूनिवर्सिटियों से लोग पकड़े जा रहे थे, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या लोग थे। तो वो भी एक माइंड सेट है, पढ़े लिखे लोग भी जुर्म करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो मसला ये है कि एयर कंडीशन कमरे में बैठ के बात करना तो बड़ा आसान है कि हम कह दें जी कि देखिए ये लोग कितने यानी जून जुलाई की गर्मियों में मुंह खोल के फिरते हैं। तो जून जुलाई की गर्मियों में जिनके मुंह खुलते हैं वो इसलिए खुलते हैं कि वो बेचारे गर्मी में काम कर रहे होते हैं। तो ये माशी मजबूरी है। जो लोग खून पसीने की कमाई पर यकीन रखते हैं उनके लिए गर्मी क्या सर्दी क्या, वो बेचारे काम करते रहते हैं। अब जब काम करते हैं गर्मियों में तो चेहरों पे हवाइयाँ भी उड़ती हैं, झुंझलाहट भी नज़र आती है। लेकिन जो लोग गर्मियों में काम करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, वो इसलिए बहाते हैं कि वो हलाल की कमाई पे यकीन रखते हैं। वो जुर्म जराइम से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जितना मजदूर तबका या ताजर पेशा तबका जो दिन भर काम करता है, अगर उन्हें जुर्म करना हो तो बेचारे मेहनत मजदूरी क्यों करें? तो इसका ताल्लुक भी इससे नहीं है कि वो कोई पढ़ा लिखा है या जाहिल है या कुछ और है। मसला सोच का है। अब जो सोच है हमारे यहाँ, वो माशरे में गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम की वजह से है। बहुत से लोग समझते हैं कि उनका हक बहुत है, उन्हें मिल बहुत कम रहा है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस मुल्क में 200-400 अमीर लोग हैं, सारा कुछ वही खा जाते हैं। जब हम रोज़ बैठ के ये बातें करेंगे कि फ़लाँ लूट के खा गया, फ़लाँ लूट के खा गया, फ़लाँ लूट के खा गया, तो कौम में लुटेरे ही पैदा होंगे। नीचे भी लोग सोचेंगे कि वो लूट सकता है तो मैं क्यों नहीं लूट सकता। तो ये सारा सिलसिला फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाता है। और वो जो बॉटम में बैठा होता है वो कहता है कि जनाब जिन हम मेहनत करते रहे, पसीना बहाते रहे, हमें वो कुछ वो नेमतें नहीं मिलती जो उन लोगों को मिल जाती हैं जो जिनका ना पसीना बहता है, जिनका लहू बहता है। वो आराम से हुक्मरान बनते हैं, लूट मार के चलते बनते हैं। ये सोच किसने पैदा की है कि सारे हुक्मरान लुटेरे हैं, सारे सियासतदान लुटेरे हैं? तो फिर जो नीचे लोग हैं वो भी फिर ये सोचते हैं कि हम भी ये काम करें। ये जो अमीर है ये को आसमान से उतरे हैं, तो गरीब ये समझता है कि वो भी अपना उसका जो हक है उसे नहीं मिल रहा। तो जब माशरे में इस किस्म की तफरीक हो, यानी लोग ये समझ रहे हो कि जो उनका राइट है वो उन्हें नहीं मिल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं? फिर वो जराइम की जानब जाते हैं। और ये सारा मामला रियासत की या गैर मुनसिफाना वसाइल की तकसीम है। पूरी दुनिया के अंदर इसकी पथूरी है कि जब वसाइल जितने भी हो स्टेट के, अगर वो सही तरह तकसीम नहीं होते तो फिर उस पर क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। अब दूसरी थ्योरी ये है कि इंसानों की तरबियत या तो मजहब करता है या फिर उसका कल्चर करता है। यानी हम ये भाषण देते रहें कि जी इंसान साजी करें, तो ये कैसे हो सकता है? तो इंसान साजी के लिए ज़रूरी ये है कि आप या हमारे कौम के जो भी दानश्वर हैं वो कम से कम कौम से सच बोलें। ये बार जब भी कोई वाक़या होता है वो जी जहालत है, तालीम नहीं है और वो फलाना है। भाई तालीम जहाँ वहाँ भी ये कुछ हो रहा है। और इसका ताल्लुक जहालत से बिल्कुल नहीं है कि जी एक बंदा यानी उसको पता नहीं था तो जुर्म की तरफ चल पड़ा, ऐसा नहीं है। वो उसकी वो देखता है। आज तो दुनिया बदल गई है, हम कोई जंगलों के दौर में रहते हैं। और अब बात करते हैं हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू की। महमूद रशीद पंजाब में MP हैं और बहुत ही
अहम लीडर हैं पीटीआई के, हुक्मरान जमात के, देखते हैं कि वो इस मसले के हवाले से क्या फरमाते हैं। प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे इमरान खान, ये तब से हमारे टॉक शोज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जलसों में कह रहे हैं कौन सी चीज़ें जो उनको रोकती है। वो 5 आईजी अगर चेंज कर सकते हैं तो क्या वो पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा नहीं बना सकते? दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज मियां साहब। देखिए कामरान, जैसे मैंने पहले कहा कि पुलिस रिफॉर्म्स का मुसवदा तकरीबन फाइनल हो चुका, उसके ऊपर फाइनल डेलिब्रेशंस जो है ना वो हो रही हैं। ये इसमें बहुत जल्द आइंदा हफ्तों के अंदर जो है ना इंशाल्लाह उसकी अमली शक्ल जो है वो आपके सामने आ जाएगी। रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें 2 चीज़ों के ऊपर जो फोकस देने की तवज्जो है। हमारे यहाँ अव्वल तो जो लोग जुर्म करते हैं वो पकड़े नहीं जाते जी। अगर पुलिस पकड़ती है तो फिर उनको सजाएं नहीं होती। देखिए, पुलिस में अगर रिफॉर्म्स आ जाती, पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद हो जाती, तो फिर एमएनए बनने का और एमपीए बनने का क्या मज़ा? एमएनए का तो टॉर यही है कि पुलिस उसके अंडर होती है, और एमपीए भी इंजॉय करता है कि सारी पुलिस के कंट्रोल में होती है। यानी वो लोग जो, जब सिंध के अंदर एक आईजी बदल रहा था तो बड़ा शोर मचाया जाता रहा, नहीं जी आईजी नहीं बदल सकते। 1.5 साल लड़ाई होती रही पंजाब वफाक की, लेकिन पंजाब में एक आईजी चुटकियों में बदल दिया गया, और इसलिए बदल दिया गया कि उसकी मातहत से थोड़ी मुँहमारी हो गई, या मातहत ने उसके बारे में कुछ ऐसी बातें की तो उन्होंने कहा कि ये तो उसके खिलाफ है, डेकोरम के खिलाफ है, रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। तो जो एक आईजी को, सीसीपीओ को बचाने के लिए एक आईजी को बदल दें, वो पुलिस कल्चर क्या बदलेंगे? वो पुलिस रिफॉर्म कहाँ से लाएंगे? पता नहीं, ये यूनिफॉर्म्स को पुलिस रिफॉर्म समझते हैं कि यूनिफॉर्म बदल दो पुलिस रिफॉर्म आ जाती है। तो पुलिस कभी भी सियासी तौर पर इतनी इन्फ्लुएंस नहीं हुई जितनी मौजूदा दौर में नजर आती है, और तमाम हुकूमत के लोग बड़े धड़ल्ले से मान रहे हैं कि जी क्राइम रेट बढ़ गया है। तो उन्हें को बताए कि ये उनके लिए एजाज़ की बात नहीं है, इसे रोकना हुकूमत का काम है, यानी, और रोकने की बजाय सिर्फ बढ़ के मार रहे हैं। तो जिनका सिर्फ ये ख्याल है कि अगर वो सीसीपीओ लाहौर को लगा देंगे और ऊपर से अफसर बदल देंगे तो बहुत कुछ हम अचीव कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये महज लोगों को बेवकूफ़ बनाना बड़ा आसान सा काम था। हुकूमत जब खुद ये बात मान रही है कि मुलजमान पकड़े जाते हैं, उन्हें सज़ा नहीं होती, तो उन्हें कम से कम इस बात का तो पता होना चाहिए कि हुकूमत का रोल क्या होता है। हुकूमत का रोल अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ है, ये बेसिक चीज़ है। तो ये जब यही नहीं पता आपको कि आपने अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कैसे करना है, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए तो फिर 4 अक्लमंद लोग चाहिए, बैठ के रिफॉर्म्स बनाएंगे, फिर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इस बीच में किसी को बैठने देना, कोई 3 महीने आईजी, कभी 4 महीने आईजी, कभी 6 दिन आईजी। तो जहाँ इस तरह रैपिड चेंज होगा तो फिर वहाँ आप कैसे कोई तब्दीली ला सकते हैं। यहाँ पे लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी हम खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ और मैं फार काज़ी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और आपस की बात में गुफ्तगू कर रहे हैं मंसूर अली खान। पुलिस के ही हवाले से बात हो रही है, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। ये 2 साल से कह रहे हैं जनाब ब्यूरोक्रेसी में बड़ा तंग करती है, ब्यूरोक्रेसी में बहुत तंग करती है। भाई आप ब्यूरोक्रेसी का जब ये हाल करेंगे कि आप सीनियर को उठा के यूं करके बाहर फेंकेंगे, ना परफॉर्मेंस का इश्यू ना कोई इश्यू, सिर्फ इस वजह से कि वो आपका वो काम नहीं कर रहा जो दरअसल में आप कराना चाह रहे हैं, और वो है नून लीग को टाइट करना कि जनाब नून लीग के खिलाफ जो है वो पर्चे इस तरह के होने चाहिए। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करता हूं, उसके बाद आप आगे चले जाइएगा। ये कानून नाफिज करने वाले एक इदारे की आपने बात की, मैं आपको खबर शेयर कर रहा हूं। आज से तकरीबन 1 हफ्ता पहले एक मीटिंग थी जिसके अंदर मेरे साथ एक और एंकर पर्सन है, वसी शाह साहब, वो भी बैठे थे, तो गवाह भी हो सकते हैं वो। उन्होंने कहा जनाब के लाहौर में FIA के अंदर एक साहब हैं, एक अफसर हैं, वो अपने मातहत को बुलाते हैं, एक मातहत को किसी भी मुलजिम को पकड़ के लेकर आए, तो वो कहते हैं तू सबसे पहले कुरान मजीद के ऊपर हाथ रख के खा, कसम खा कि तू जो कुछ कर रहा है वो और कह रहा है वो सच है या झूठ है। वो आगे से बंदे ने कहा जनाब मैं जिस बंदे को पकड़ के लाया हूं वो मुलजिम सामने खड़ा हुआ है, आप उसके सामने मुझसे क्या करवा रहे हैं, ये मैं प्रूफ के साथ आपके सामने। उन्होंने कहा नहीं प्रूफ नहीं, तू पहले हाथ रख और सच कह कि तू कसम खा कि तू जो कुछ कह रहा है वो सही है। उसने कहा जी हमारे यहाँ पे इतना मोराल डाउन हो चुका है, जब हमारे साथ ये इंसल्टिंग एक तरीकाकार होगा कि मुलजिम के सामने आप हमसे कस्टमर खिलवा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए हम काम किस तरह करेंगे। फिर उसके बाद ये एंड पे कहते हैं जनाब हमसे गवर्नेंस। और 1 मिनट के लिए उस्मा कारदार की मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं, उनकी एक ऑडियो टेप आती है
जिसके अंदर वो अपनी हाई कमांड के खिलाफ बोल रही है। सही है। उस्मा कारदार को सफाई का मौका तक नहीं दिया गया, यूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया गया। आप वहां पे ये रूल बनाते हैं कि आप अपने हाई अथॉरिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन जब पुलिस की बात आती है तो सीसीपीओ को इजाजत है कि वो आईजी के खिलाफ जो मर्जी नाजेबा जबान इस्तेमाल करे। आईजी आगे से कंप्लेन नहीं कर सकता, आईजी की छुट्टी हो जाएगी, सीसीपीओ कहीं नहीं जाएगा। देखिए, मसला सिर्फ इतना है कि नया कुछ आता नहीं और पुराने की नकल मारते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो करें तो क्या करें, तो चीज़ों को ऊपर नीचे करते रहते हैं, उथल पुथल करते रहते हैं। इसी का नाम तो तब्दीली है। अगर सब कुछ सीधा साधा और जैसा है जहाँ है चलता रहे, जैसा होता है वैसे ही होता रहे, तो लोगों को ये कैसे मालूम होगा कि कोई तब्दीली आई है। अब इसके नुकसानात क्या है, फ़ायदे क्या है, ये बात की बात है। मगर सरकार ने साबित कर दिया है और मान भी लिया है, बल्कि इसी को तब्दीली समझ लिया है। और ये तब्दीली इसलिए लाना ज़रूरी है कि बहुत से लोग आई तब्दीली का ख्वाब लेकर थे, तो कम से कम उनको मुतमईन रखा जाए कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। मगर वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस तब्दीली का फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, या फ़ायदा है या नुकसान है, या कोई नफ़ा नुकसान नहीं। इधर की चीज़ उठा के उधर रख दी, उधर की चीज़ उठा के इधर रख दी, लेकिन बताया जा रहा तब्दीली है, तो वो इतने खुश है कि कुछ ना कुछ तो बदल रहा है। अब ये बदलना फ़ायदे में है या नुकसान में है, इस पर कोई गौर नहीं कर रहा। यानी किसी सरकारी अफसर को किसी भी सीट पर काम ना करने देना, और ब्यूरोक्रेसी जिसे रियासत की बैकबोन कहा जाता है, उस पूरी कमर को चटखा दिया है। किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? ये पूरा निज़ाम बैंक करता है उसके ऊपर। तो ये जो नखवत, गुरूर, तकब्बर और मुखालफिन के नफरत, लगता है कि यही कुल असासा रह गया। और ये हुकूमत भी उसी तरह चल रही है जिस तरह जंगल में शरारती जानवर के हाथ में किसी के उस तरह आ जाता है ना, तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ होता है। पिछले कई रोज़ में सहाफ़ियों के हवाले से बहुत ही खौफनाक खबरें, और पिछले 3 दिनों में 3 सहाफ़ियों के खिलाफ 3 FIR भी दर्ज की गई हैं। और अभी जो हालिया FIR दर्ज हुई है वो असद तूर के ख़िलाफ़ हुई है। और असद तूर ने ट्विटर पर ये बताया कि कोई हाफिज़ एहतिशाम नामी एक कुछ करैक्टर है, उन्होंने पुलिस को दरख्वास्त दी कि यानी और दरख्वास्त दी कि सोशल मीडिया पर एंटी पाकिस्तान पोस्टें की जा रही है, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। तो उस हवाले से उनकी दरख्वास्त पर FIR दर्ज की गई, और जिसके खिलाफ FIR दर्ज की गई उनको बताया भी नहीं गया, उनसे पूछा भी नहीं गया, उनका मौका भी नहीं लिया गया कि वाकई आपने पोस्ट की है नहीं की है। तो आजकल ट्विटर पे जो बातें हो रही हैं, अब किसी का अकाउंट है किसी का नहीं है, बहुत से फेक अकाउंट चल रहे हैं। अब मुझे नहीं पता असद तूर का ओरिजिनल अकाउंट है या अफसार आलम का ओरिजिनल अकाउंट है, लेकिन अफसार आलम भी स्टैंड कर रहे हैं, असद तूर भी स्टैंड कर रहे हैं, बिलाल गौरी तीसरे साफ़ी हैं, उनको भी, उनके खिलाफ भी इस तरह की बातें हो रही हैं। तो असद तूर ये कहते हैं कि रावलपिंडी पुलिस ने मुझ पर PECA के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और साफ़ी होने के नाते वो समझते हैं कि उनके लिए अफसोसनाक खबर है, क्योंकि कोई साफ़ी खुद से खबर नहीं बनना चाहता। इससे पहले चंद रोज़ पहले सीनियर साफ़ी साबिक़ चेयरमैन पैमरा अफसार आलम की ट्वीट को बुनियाद बनाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अफसार आलम पर भी इल्ज़ाम लगाया कि वो पाकिस्तानी इदारों और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सोशल मीडिया पर नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्टिकल 6 के तहत वो भी संगीन गद्दारी के मुर्तकिब हुए तो उन पर मोहर लगी है। इसके अलावा एक्सप्रेस मीडिया के एक साफ़ी हैं बिलाल फारूकी, उनके भी यूट्यूबर भी हैं, तो उनकी भी फेसबुक पर पोस्ट है, तो उनको भी घर पे छापा मार कर गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ जो दरख्वास्त गुजार था वो फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर था। तो वो सहाफ़ी जो कि ट्विटर पे सोशल मीडिया पे अपनी राय का गाहे बगाहे इजहार करते रहते हैं, उनके हवाले से ये इतलात मिल रही है कि उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमात भी कायम किए जा रहे हैं, जो कि आज़ादी राय के आज़ादी इजहार के हवाले से एक और अटैम्प्ट लगती है। और इस मामले में बहुत ही कंसर्न है, सहाफ़ती तंजीमें इस पर गौर कर रही हैं कि इसके हवाले से क्या लाहेअमल अपनाया जाए। और ये तो मामला अगर इस तरह है तो फिर और भी बहुत से लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। ट्विटर या फेसबुक या वहाँ पर जाली अकाउंट बनाए जाते हैं। मेरे नाम से भी कुछ रोज़ पहले एक जाली अकाउंट बनाकर इस तरह की बेबुनियाद खबरें उस पर शेयर की गई, तो मैंने उस पर फ़ौरन कंप्लेन की, PTA को भी कंप्लेन की, ट्विटर को भी कंप्लेन करके वो अकाउंट डिलीट कराया। इसके अलावा मैंने FIA में भी दरख्वास्त दी, तो FIA की जानिब से भी मुझे भी कोई रिस्पॉन्स उस पर नहीं आया। ऑनलाइन भी मैंने एप्लीकेशन दी, ऑन एयर भी आके कहा, और उसके अलावा मैंने बाकायदा एक रिटर्न दरख्वास्त भी उनके दफ्तर में जमा कराई, लेकिन कोई अता पता नहीं। और इन्हीं कुछ चीज़ों को बुनियाद बना के फिर हमारी ज़ुबानें बंद करने की कोशिश की जाती है।
तो मैं तो फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मेरा ट्विटर पे कोई मेरे नाम से अकाउंट नहीं है, और अगर कोई होगा तो किसी ने बनाया होगा, और ना मैं इस किस्म की कोई ट्वीट करता हूँ। हमारे लिए इदारे सारे मोहतरम हैं, हम क्रिटिकल ज़रूर है हुकूमत के हवाले से, हुकूमती कामों के हवाले से, जो भी गवर्नमेंट ऑफ दी टाइम होती है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी, उसके हवाले से भी हम बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म करते थे और उनको भी हमसे शिकवा रहता था। मौजूदा गवर्नमेंट को भी यकीनी तौर पर रहेगा क्योंकि इन पर भी क्रिटिसिज्म होता है। तो ये हमारा एक सहाफ़ी का बुनियादी हक़ होता है कि वो हालात को अपने एंगल से देखकर उसे एलेबोरेट करें, चाहे आप उससे इत्तफाक करते हो या ना करते हो। तो आज के लिए इतने, कल फिर हाज़िर होंगे इस खबर के साथ कि 6.5 माह बाद आज स्कूल खुल गए हैं। तो अभी हाई क्लासेस, स्कूल, कॉलेजेस सब लोग जा रहे हैं, लेकिन जो जूनियर क्लासेस हैं यानी प्रैप और बाकी वो शायद अगले महीने के अवाइल में खुलेंगी। लेकिन तालीमी सरगर्मियों का पाकिस्तान में दोबारा से आगाज़ होगा तकरीबन 6.5 माह बाद। ये एक अच्छी खबर है जो कि वालिदैन के लिए और बच्चों के फ्यूचर के लिए, दोनों के लिए अच्छी खबर है। और लाखों बच्चे बेचारे पिछले 6-6.5 माह से आइसोलेशन का शिकार है, घरों में बैठे हुए हैं। कोरोना की वजह से उन्हें बाहर भी नहीं जाने दिया जाता। तो अब वो यकीनी तौर पर अपनी तालीमी सरगर्मी जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन ख्याल रखें कि कोरोना जो है वो पूरी तरह गया नहीं है। अभी आपने देखा कि हमजा शहबाज को भी कोरोना हुआ, उनकी वालदा को भी हो गया, तो अभी भी बहुत से लोग कोरोना का शिकार हो रहे हैं। तो इस पर ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है। जो भी SOPs बताए गए हैं, पेरेंट्स बच्चे उसको फॉलो ज़रूर करें। और मैं आपको बता दूँ एक बात कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना को जो है वो उसमें कमी आई है, तो उसकी बड़ी वजह मास्क का इस्तेमाल है। तो मास्क को आप बिल्कुल ये ना समझें कि वो गैर ज़रूरी चीज़ है, वो ज़रूर लगा के रखें। तो आपसे मुलाकात होगी कल। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।